नमस्ते। आज बात करते हैं राजस्थान की आज़ादी की लड़ाई की। एक ऐसी कहानी जिसके ना दो हिस्से हैं, बिल्कुल अलग अलग। एक हिस्सा वो जो तलवारों और तोपों से लिखा गया, और दूसरा हिस्सा जो लोगों की आवाज़ और उनकी जागृति से बना। अब देखिए, राजस्थान की रियासतों के लिए ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उनकी हकीकत बन गया था। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। कैसे सुरक्षा का एक छोटा सा वादा एक इतने बड़े धोखे में बदल गया, जिसने पूरे के पूरे इलाके को विद्रोह की आग में धकेल दिया। तो कहानी का पहला अध्याय, इसकी शुरुआत होती है 19वीं सदी से। उस वक्त राजस्थान के राजाओं ने एक ऐसा फैसला लिया जो आप कह सकते हैं आगे चलकर उन्हीं के लिए एक बहुत बड़ा जाल बन गया। देखिए, उस वक्त माहौल ऐसा था कि मराठों की लूट मार से हर कोई तंग आ चुका था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने कहा, हम आपको सुरक्षा देंगे। राजाओं को लगा, वाह क्या बात है, अब तो अपना राजपाट आराम से चलेगा, कोई टेंशन नहीं। पर उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो असल में एक बहुत बड़े और खतरनाक जाल में फंसते जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत की कैसे। देखिए, ये सब एक एक करके बड़े सिस्टमैटिक तरीके से हुआ। पहला काम, राज्यों के अंदरूनी मामलों में दखल देना शुरू कर दिया। फिर वो ये तय करने लगे कि अगला राजा कौन बनेगा। इसके बाद राज्यों पर इतना भारी टैक्स मतलब खिराज थोप दिया कि उनकी कमर ही टूट गई। और इसका असर क्या हुआ? राजाओं ने राजकाज से मुंह मोड़ लिया, प्रशासन एकदम ढीला पड़ गया। और इन सब का बोझ वो किस पर आया? जाहिर है, आम किसानों और जनता पर, जिनका फिर जमकर शोषण हुआ। अब ये जो गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था ना, वो आखिरकार एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। और ऐसा फटा कि इस धमाके ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। जी हाँ, हम बात करें 1857 के महान विद्रोह की। गुस्सा तो देखिए सालों से जमा हो रहा था, लेकिन इस एक घटना ने, जिसे हम चर्बी वाले कारतूसों की घटना कहते हैं, उसने बस आग में घी डालने का काम कर दिया। सैनिकों को ये पक्का यकीन हो गया कि अंग्रेज जानबूझकर उनका धर्म खराब करना चाहते हैं। और बस फिर क्या था, मेरठ से एक चिंगारी उठी और देखते ही देखते पूरे देश में आग की तरह फैल गई, और राजस्थान भी इसकी लपटों से बच नहीं सका। तो अब जरा ये देखते हैं कि राजस्थान के अंदर ये क्रांति की आग कहाँ-कहाँ और कैसे फैली। क्योंकि ये कोई एक जगह की लड़ाई नहीं थी, ये तो ऐसा था मानो कई जगहों पर एक साथ विद्रोह की आग भड़क उठी हो। ये आग इतनी तेजी से फैली कि आप सोच भी नहीं सकते। 28 मई को नसीराबाद से इसकी शुरुआत हुई, और कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर ये नीमच, एरनपुरा और फिर पूरे मारवाड़ और हाड़ौती तक पहुंच गई। और हर जगह एक ही नारा गूंज रहा था, चलो दिल्ली, मारो फिरंगी। इन सारे विद्रोहों में ना आउवा की जो लड़ाई थी वो सबसे अलग थी। क्यों? क्योंकि यहाँ के ठाकुर कुशाल सिंह एक साथ दो दो दुश्मनों से लड़ रहे थे। एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ थे जोधपुर के महाराजा, जो खुद अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये असल में स्थानीय सामंतों का अपनी आज़ादी को बचाने का एक बहुत बड़ा संघर्ष था। और आउवा में लड़ाई कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा बस एक घटना से लगाया जा सकता है। ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन, उसका सर काटकर आउवा के किले के मेन गेट पर लटका दिया गया। सोचिए, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये विद्रोहियों के गुस्से और उनकी हिम्मत का एक प्रतीक बन गया था। अंग्रेजों के लिए एक सीधा और साफ संदेश था, राजस्थान अब चुप बैठने वाला नहीं है। अच्छा, कोटा की क्रांति तो और भी ज्यादा खास थी। खास इसलिए क्योंकि यहाँ सिर्फ सैनिक नहीं लड़ रहे थे, यहाँ तो आम जनता, वकील, सरकारी अफसर, सबके सब एक साथ उठ खड़े हुए थे। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया और लगभग 6 महीने तक अपना खुद का शासन चलाया। ये राजस्थान में 1857 का सबसे बड़ा और सबसे ऑर्गेनाइज्ड विद्रोह था, जिसमें जनता सीधे तौर पर शामिल थी। लेकिन इतनी बहादुरी के बाद भी, इतने बड़े विद्रोह के बावजूद, आखिर ये संग्राम सफल क्यों नहीं हो पाया? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए समझते हैं कि इसकी असफलता के पीछे वजह क्या थी और इसका नतीजा क्या निकला। तो देखिए, इसकी कई बड़ी वजहें थीं। पहली बात, विद्रोहियों का कोई एक ऐसा नेता नहीं था जिसे सब लोग अपना लीडर माने। दूसरी बात, जो अलग अलग ग्रुप लड़ रहे थे, उनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन, कोई तालमेल ही नहीं था। फिर उनके पास अंग्रेजों जैसे मॉडर्न हथियार भी नहीं थे। और शायद सबसे बड़ी वजह, राजस्थान के ज्यादातर बड़े राजाओं ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया।
अब सवाल उठता है क्यों? सीधी सी बात है, उनकी अपनी सत्ता, उनकी रियासतें, वो सब तो अंग्रेजों से की गई संधियों पर ही टिकी थी। वो भला अंग्रेजों के खिलाफ जाने का रिस्क कैसे उठाते? क्रांति के बाद क्या हुआ? अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो वाली पॉलिसी को और भी मजबूती से लागू किया। हिसाब सीधा था, जो राजा वफादार रहे उन्हें इनाम मिले, उनकी गद्दी सेफ हो गई। लेकिन जिन सामंतों ने बगावत की थी, जैसे कि ठाकुर कुशाल सिंह, उनकी जागीरें छीन ली गईं, उनकी ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। और इस एक कदम ने राजस्थान के पूरे सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि 1857 की हार ने ही आज़ादी की लड़ाई के दूसरे हिस्से की नींव रखी। और ये वाला अध्याय, ये हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से, सोशल रिफॉर्म से और लोगों को जगाने से लड़ा जाना था। 1857 की क्रांति की जो राख थी ना, उसी से एक नए तरह का संघर्ष पैदा हुआ। अब लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी की नहीं रह गई थी, अब ये लड़ाई सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की भी बन चुकी थी। और इस संघर्ष के कई मजबूत पिलर थे। किसान थे, आदिवासी थे, समाज सुधारक थे, पत्रकार थे और हाँ, महिलाएं भी थीं। इन सब ने मिलकर लोगों के अंदर एक नई चेतना, एक नई सोच जगाई। इस नई सुबह के एक बहुत बड़े हीरो थे गोविंद गुरु। उन्होंने भील आदिवासी समाज को एकजुट किया, उन्हें सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़ा किया और उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना जगाई। उनका जो भगत आंदोलन था वो इतना पावरफुल हो गया कि अंग्रेज सरकार और स्थानीय रजवाड़े दोनों ही घबरा गए। और इसी घबराहट का नतीजा था 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ वो खौफनाक नरसंहार, जहां हजारों आदिवासियों को बेरहमी से मार दिया गया। लेकिन इतनी क्रूरता के बाद भी वो चेतना की जो लौ गोविंद गुरु ने जलाई थी, वो बुझ नहीं पाई। ऐसे ही एक और जबरदस्त नेता थे मोतीलाल तेजावत। उन्होंने चलाया एक ही आंदोलन और इसके जरिए उन्होंने आदिवासियों को भारी भरकम लगान और बेगार के खिलाफ इकट्ठा किया। बेगार मतलब बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम करवाना। तो उनकी लड़ाई सीधे सीधे उस सामंती शोषण और अन्याय के खिलाफ थी, जो असल में देखा जाए तो पॉलिटिकल आजादी की लड़ाई का ही एक जमीनी, एक ग्रासरूट लेवल का रूप था। और जानते हैं, इस नए दौर में कलम की ताकत तलवार से ज्यादा साबित हुई। प्रताप और तरुण राजस्थान जैसे जो अखबार थे, वो लोगों की आवाज बन गए। उन्होंने रियासतों में हो रहे अन्याय को सबके सामने रखा। जैसे प्रताप ने बिजौलिया किसान आंदोलन की कहानी को पूरे देश तक पहुंचाया। इन अखबारों ने लोगों में एक दूसरे से जुड़ने की और एक कॉमन स्ट्रगल की भावना पैदा की। तो आखिर इस दो हिस्सों वाले संघर्ष ने राजस्थान के लिए क्या विरासत छोड़ी? एक ऐसी विरासत जिसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि 1857 की जो हार थी वो एक अंत नहीं थी, बल्कि वो एक नई शुरुआत थी। उस विद्रोह की याद, उन लोगों का बलिदान, उसने आने वाली पीढ़ियों को हिम्मत दी, उन्हें प्रेरणा दी। चाहे वो ठाकुर कुशाल सिंह का हथियारों वाला संघर्ष हो, गोविंद गुरु का सामाजिक सुधार हो, या फिर मोतीलाल तेजावत का अपने हक के लिए आंदोलन, ये सब एक ही कहानी के अलग अलग चैप्टर थे। और इन सब का मकसद एक ही था, एक आज़ाद और इंसाफ पसंद समाज का सपना। और यहीं पर राजस्थान की आज़ादी की एक कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आज़ादी का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ हुकूमत बदलने का नाम है? या सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब समाज के सबसे कमज़ोर, सबसे दबे कुचले इंसान को भी न्याय और सम्मान मिले? इस पर सोचिएगा ज़रूर।